कोरोना की वजह से एक संत की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से। निरंजनी अखाड़े के महंत मनीष भारती की मौत हुई है। ऋषिकेश एम्स में हुई संत की मौत। 8 दिन पहले कराया गया था एम्स में भर्ती। तो कोरोना से संत की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से। कोरोना की वजह से संत की मौत हो गई। निरंजनी अखाड़े के महंत मनीष भारती की मौत हुई, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं कोरोना के मामले जिस तरह तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसके साथ हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर महामारी जैसा माहौल है। तो राजधानी देहरादून की बात करें, एक ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर का यहां पर हाल आपको बताएं, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। लेकिन ऑक्सीजन तो सीमित मात्रा में है, लेकिन फ्लू मीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गैस है मगर खाली सिलेंडर का टोटा हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई में आ रही है दिक्कत। ऑक्सीजन को लेकर लगातार राजधानी देहरादून के अलग अलग इलाकों में मारामारी मची हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब ऑक्सीजन उनको मिले। यहाँ से इस क्षेत्र से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और हमारे साथ में जो यहाँ के इंचार्ज है दीपक गुप्ता। दीपक जी, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखो जी, हम गैस तो ना सिलेंडर मतलब सुबह नहीं दे रहे, शाम को नहीं दे रहे। 2 दिन में अंदर कोशिश कर रहे सिलेंडर मिल जाए, परंतु जो फ्लो मीटर है, बिना हमारे सिलेंडर देने तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक पेशेंट के पास फ्लो मीटर नहीं होगा, बिना फ्लो मीटर के हम कुछ नहीं कर सकते। फ्लो मीटर क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लो मीटर होता है, दिखाना भैया। ये फ्लो मीटर होता है वो जो लगा हुआ, उससे ऑक्सीजन दी जाती है। जब तक वो नहीं होगा उसके बिना ऑक्सीजन दे ही नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा कमी जो शहर में है आज की डेट में फ्लो मीटर की है। जब तक फ्लो मीटर पेशेंट को नहीं मिलेगा तब तक उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ऐसे में सबसे बड़ी कमी फ्लो मीटर की है और जो सिलेंडर है उसकी आ रही है। हाँ, सबसे बड़ी कमी फ्लो मीटर की है, उसके बाद दूसरी कमी सिलेंडर्स की है। कहना चाहेंगे, और यहाँ से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। किस तरीके का अभी डिमांड बढ़ी है ऑक्सीजन? डिमांड तो देखो ऐसा नहीं जी, हर एक आदमी को जैसे ही कोविड हो रहा है तो कोविड होते हुए उसको ये समझ में आ रहा है, जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है ना मैसेज कि 90 से नीचे आ गई तो ऑक्सीजन लो हो गई, तो उसे ये हो रहा है कि अगर जो 90 से नीचे आ गई तो ऑक्सीजन मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस चक्कर में वो घबराहट के मारे सिलेंडर 100% लेके रख रहा है। उसे हो रहा है रात को ऑक्सीजन मेरे को नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। फ्लू मीटर ना होने के कारण और ऑक्सीजन कि सिलेंडर ना होने के कारण लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ में यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा तो भरपूर है, लेकिन फ्लो मीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने के कारण बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं ऑक्सीजन की कमी के बीच हरिद्वार से एक अच्छी खबर आई है, जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली सरकारी कंपनी भेल मदद के लिए आगे आई है। भेल ने अपनी हरिद्वार इकाई में 2 ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है और दिल्ली, नोएडा, मेरठ, आगरा जैसे शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। कोरोना मरीजों के लिए जरूरत को देखते हुए बीएचईएल ने अपने प्लांट में ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल उपयोग फिलहाल बंद कर दिया है और रोजाना 24,000 क्यूबिक मीटर का उत्पादन शुरू कर दिया है। वहीं जितनी तेजी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है और जिस वजह से टोकन सिस्टम शुरू किया गया है ताकि लोगों में अफरा तफरी ना रहे। ऐसा खौफनाक मंजर आज तक कभी नहीं देखा गया। लगातार 30 के आसपास रोज चिताएं जल रही हैं और एक भय का माहौल पैदा होता दिख रहा है। हमारे यहाँ 26 बॉडी रोज की आनी शुरू हो गई थी। हमारे 3 कर्मचारी थे जो परमानेंट थे, वो तीनों बीमार पड़े हुए हैं। 2 कर्मचारी हमें लेबर रेट पर रखे हैं ला करके इनको। पहले कितनी बॉडी आती थी? पहले 4 बॉडी, 5 बॉडी, 2 कभी नहीं भी आती थी। और अब 25, 26, 27। तो अब कोरोना के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें। देहरादून से आपको बताएं, स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया। कोरोना से आज राज्य में 85 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में आज कोरोना के 6,251 नए मामले सामने आए हैं। तो अभी तक उत्तराखंड में 48,318 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट घटकर हुआ 68.82%। ताजा तस्वीर उत्तराखंड में कोरोना की।
वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के तेजी के साथ दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते अब कोरोना आंकड़ों के साथ साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच दवाइयों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने अपने मुस्तैदी से ड्यूटी को बढ़ा दिया है और हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती बरतने के साथ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है, कर्फ्यू को लेकर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का कहना है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। साथ में ही गढ़वाल और कुमायूं में 2 बड़े कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। टोटल बेड जो विदाउट ऑक्सीजन है वो 17,300 से ज़्यादा हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग 5,500 हैं। आईसीयू बेड 1,302 हैं और वेंटिलेटर जो कोविड के लिए यूज़ हो रहे हैं वो 774 हैं। इसमें वो आईसीयू सम्मिलित नहीं है जो अभी भी हम बाकी बीमारियों के रोगियों के लिए या अपनी आरसीएस सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। कुछ जगहों पे हमने वो फैसिलिटी अभी रखी है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी आती है या अदरवाइज़ भी सीरियस कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसको हमें ऑपरेट करना, सीजर करना, उसको आईसीयू में रखना, उसके लिए हमने सेपरेट व्यवस्थाएं रखी हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। अपने 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। 2 की जो है हमने रिक्वेस्ट की थी तो 2 हम बना रहे हैं। एक गढ़वाल में बना रहे हैं और एक कुमाऊं में बना रहे हैं। कुमाऊं में हम लोग हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, उसी के परिसर में बना रहे हैं और उसको रन भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज ही रन करेगा। उसमें अपना पूरा स्टाफ और सारी चीज़ें वही लोग लगाएंगे, हम लोग बाकी फंड करेंगे। पूरी फैसिलिटी बना के डीआरडीओ में देंगे, रन हम लोग करेंगे अपनी मैन पावर से। और गढ़वाल में हम लोग आईडीपीएल में बना रहे हैं जो एम्स जिसको रन करेगा। एम्स से बात हो गई है। वहीं संक्रमण तेजी से फैल रहा है और हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू के तीसरे दिन भी सड़कों पर वाहन बेरोक टोक दौड़ते नजर आए। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता अंकित शाह की ग्राउंड रिपोर्ट। हल्द्वानी के तिकोना क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। 12 बजे का नैनीताल जिला प्रशासन ने समय दिया था कि जो आवश्यक सेवाएं वहाँ पर लोग जाकर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बावजूद भी आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है लगातार चल रहा है। लोग लगातार यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। जो व्यवस्था है वो फैली हुई नज़र आ रही है। जो कर्फ्यू की बात करें तो कर्फ्यू की धज्जियां उड़ते हुए यहाँ पर साफ देखी जा रही है। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन का कोई भी यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये तिकोना क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर आवाजाही चलती रहती है और कर्फ्यू में लगातार पुलिस प्रशासन को कहा था कि यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। 12 बजे के बाद लोग चेकिंग करेंगे और जो लोग घूमते पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन पुलिस का यहाँ पर कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और लगातार अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में हल्द्वानी में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और कर्फ्यू के दूसरे दिन पुलिस की सख्ती भी नजर आई। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना कर्फ्यू का आज हरिद्वार में दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आज देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं, बेरोक टोक चल रहे हैं। इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि जो कर्फ्यू होना चाहिए था वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए ये कर्फ्यू लागू किया था ताकि जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो मामले रोके जा सकें, लेकिन लोगों में अवेयरनेस इतनी कम है कि देखिए लगातार लोगों की आवाजाही हो रही है। हालाँकि ये लोगों का जो लोग हैं ये किस वजह से निकल रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकांश लोग हैं वो बेवजह ही जिनके कोई काम नहीं है वो ही घरों से निकल रहे हैं। आज से जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी खोल दिए गए हैं, तो कुछ लोगों के ऐसे भी काम हो सकते हैं कि वो अपने दफ्तरों में किसी काम के लिए जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से चौराहों पर लगातार आवाजाही है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के जवान मौजूद नहीं हैं। अधिक करेंगे तब तक कि कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप कोरोना के कर्फ्यू में सहयोग देने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा। वहीं कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए उधम सिंह नगर में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू है, मगर खटीमा में कोविड कर्फ्यू के बावजूद भी दुकानें खुली हुई नजर आईं।
पुलिस ने शहर में गश्त कर ऐसी दुकानों को बंद करवाया, तो वहीं दुकानदारों को फिर से दुकानें न खोलने की चेतावनी भी दी गई। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। मई महीने में उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी, मगर देवभूमि में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए फिलहाल सरकार ने चार धाम यात्रा को स्थगित करना ही उचित समझा। तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे, पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे। लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चार धाम यात्रा अभी बंद है और वो स्थगित किया जाता है। तो चार धाम यात्रा स्थगित होने पर बद्री धाम के धर्माधिकारी ने कहा कि यह सरकार का सही फैसला है। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों के कपाट समय पर खुलेंगे, मगर फिलहाल किसी श्रद्धालु को दर्शन की इजाजत नहीं होगी। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा स्थगित की है। मंदिर तय मुहूर्त, तय तिथियों पर खोले जाएंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, चारों मंदिर तय मुहूर्त और तय तिथि पर खुलेंगे और परिस्थिति अनुकूल होने पर पुनः सरकार के आदेशों पर आप लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा में आएंगे। वहीं चार धाम यात्रा रद्द होने पर यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों की राय भी सामने आई है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार का फैसला सही है, मगर इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि तीर्थाटन से जुड़े लोगों के रोजगार का क्या होगा। तो वहीं गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित सरकार के फैसले से नाखुश हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार को इतनी जल्दी हाथ खड़े नहीं कर देने चाहिए थे। सरकार को कोरोना नियमों के तहत यात्रा संचालित करनी चाहिए थी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो चारधाम यात्रा को रद्द किया गया है, ये हमारे रोजगार की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी गलत है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड सरकार जी से पुनः आग्रह है कि यात्रा को स्थगित न करके कुछ समय के लिए रोका जाए और 72 घंटे की जो कोविड रिपोर्ट है उसको कंपलसरी किया जाए, जिससे कुछ लोग इन धामों में आएँ और जो हमारी रोजी रोटी है वो चलती रहे। अभी मीडिया के सूत्रों से पता चला है कि चारधाम यात्रा सरकार के द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। कपाट खुलने के बाद पुरोहित एवं ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पद्धति का कार्य यथावत रखा जाएगा। अन्य किसी दर्शनार्थी को चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं सरकार के इस फैसले का आम नागरिक होने के नाते समर्थन करता हूं। तो चारधाम यात्रा स्थगित करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह सरकार का सही फैसला है। मदन कौशिक ने कहा कि सरकार का पहला दायित्व लोगों की रक्षा करना है। सबसे पहले जान बचाना ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, और यदि जान बचेगी तो तब सब काम आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में जो वातावरण है, जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने लिया ये जरूरी भी था, और इसके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता बचा हुआ था। जिस प्रकार कुंभ को लेकर और अनेक प्रकार की बातें आई सामने, ऐसी परिस्थितियों में चारधाम यात्रा स्थगित करना है सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बातचीत हुई। गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मैंने तो ये भी कहा है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़े तो हम उसको भी लगाने को तैयार हैं। उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। 2 एम्बुलेंस हम पहले यहाँ पर हंस फाउंडेशन के माध्यम से दे चुके हैं। अभी सीएमएस ने मुझसे एक एम्बुलेंस की मांग की है। शीघ्र यहाँ पर एक 108 हम यहाँ पर तैनात करेंगे, जो पूरे इक्विपमेंट जिसमें लगे हुए होंगे। वहीं भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए आईसीयू बनाने के लिए दिए हैं। अभी सरकार ने सभी विधायकों को अपनी विधायक निधि को कोविड के लिए खर्च करने की छूट दी थी। रायपुर
कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। वहाँ डॉक्टरों और जनता से एक बात की मांग सामने आई कि यहाँ पर आईसीयू नहीं है, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पता लगा कि 1 करोड़ रुपया हर विधायक अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए खर्च कर सकता है। मेरे द्वारा तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 1 करोड़ रुपया आईसीयू बनाने के लिए रायपुर कोविड सेंटर में खर्च करें। वहीं बागेश्वर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। डीएम के निर्देश हैं कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। डीएम का कहना है कि संक्रमित शख्स को 10 दिन का होम आइसोलेशन और 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना जरूरी है। साथ ही डीएम ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। चमोली से आ रही है बड़ी खबर, जहां सीएमओ को कोरोना हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएमओ जीएस राणा हुए कोरोना संक्रमित। सीएमओ ने डीएम और एसपी सहित संपर्क में आए तमाम अधिकारियों को कोविड जांच कराने की सलाह दी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सीएमओ जीएस राणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने अपने संपर्क में आए तमाम अधिकारी और लोगों से अपनी जांच करने की अपील की है। लगातार कोरोना के खात्मे के लिए कदम उठा रही है। अब संक्रमण रोकथाम और बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम आवास से 132 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस सभी जिलों में कोरोना रोकथाम और बचाव के काम लाई जाएंगी। देखिए, कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 के लगभग 100 पहले थी, और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं, और आज उन क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के, और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको दुख कष्ट होगा, उन पे ये फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए। वहीं अल्मोड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आईसीयू वार्डों में हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में 7 बेड का आईसीयू बनाया गया है और इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं यमुना घाटी में जड़ी बूटी की तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। सेंचुरी गोविंद वन्य जीव विहार से निकाली गई अवैध जड़ी बूटी को जब्त कर लिया गया है। ये जड़ी बूटी ट्रक में लाद कर ले जाई जा रही थी, और तस्कर इतने शातिर हैं कि वन विभाग के कई बैरियर पर सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब भी हो गए थे, जिससे आशंका इस बात की है कि इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत भी शामिल है। भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में महारानी और लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और अन्य सुहागिन महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद तिलों का तेल पिरोया। राज दरबार में निकाले गए तिलों का यही तेल अगले 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश के पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी रावत जी ने कोरोना की इस महामारी के दृष्टिगत चारधाम यात्रा को आम यात्रियों के लिए स्थगित किया है। हम डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की तरफ से सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने स्थानों पर बने रहें। तो पिथौरागढ़ में वायरस पर आस्था भारी पड़ती नजर आई। यहां कोरोना से मचे हाहाकार के बीच श्रद्धालुओं ने मां जयंती के दरबार में छात पहुंचाई। 3.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर ये श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा के बाद मां का आशीर्वाद लिया। इससे पहले पंचकोटी देवी स्थल पर माता के छातों की पूजा की गई थी। मां के दरबार में 3.5 किलोमीटर लंबी खड़ी चढ़ाई करते हुए ये छात पहुंचे। ये हमारा लोक पर्व है भाई, और ये शहतोल जो है पहले दिन गांव में घुमाई जाती है, दूसरे दिन ध्वज मंदिर में लेके यहाँ पर फिर विसर्जन होता है सुरमल मंदिर में।
और अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। जोशीमठ में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने वाले हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर कपाट खोले जाएंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। मंदिर परिसर से बर्फ हटाने का काम भी हो रहा है। साथ ही साफ सफाई और रंग रोहन के कार्य जोरों पर हैं। वहीं नगर पंचायत ने पूरे बद्रीनाथ धाम में सफाई के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी पूरा कर दिया है।